हाय गाइस। सो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। नाउ एग्जाम्स के लिए हमारा चौथा जो चैप्टर आता है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो अब जब मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करता हूँ गाइस, सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे तीनों चैप्टर्स हो जाते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड वर्ब्स। सो टेक्निकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम कुछ एज सच नया नहीं करते, बट इन लोगों को मिला के किस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इन तरह के चैप्टर्स को मिला के उस बारे में हम बात करते हैं। एंड मेजॉरिटी मतलब 30 से 50% ऑफ योर स्पॉटिंग एरर्स आर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट्स, राइट। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो सब्जेक्ट में हमारे दो चैप्टर्स आ जाते हैं, दैट इज नाउन्स एंड प्रोनाउंस। थर्ड चैप्टर होता है वर्ब और इनके बीच में कनेक्शन। तो नाउन्स और वर्ब्स या प्रोनाउंस और वर्ब्स के बीच में केवल एक कनेक्शन होता है, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। बहुत ज़्यादा आप डिटेल में बात करना चाहे तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल और प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल होना चाहिए, एंड एग्जामिनर यहीं पे इसको चेंज करेगा। एंड यहाँ पे ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं है या मैं रीडिंग ध्यान से नहीं करता हूँ, एग्जामिनर कैन प्ले विद वर्ड्स। एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चंस बनाएगा कि हमें पढ़ के सिंगुलर सिंगुलर लगेगा, प्लूरल प्लूरल लगेगा, बट टेक्निकली वो गलत होगा। कहने का क्या मतलब है, ही प्ले क्रिकेट। अब ये तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन लिखा है या सेंटेंस लिखा है क्योंकि एटलीस्ट आपको पहले गलतियां समझ में आ जाए। तो अब अगर ही प्ले क्रिकेट एग्जाम में आता है तो सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, ये हम कर चुके हैं, मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूं कैसे प्लूरल है। तो सिंगुलर वर्ब होता है एस। तो यहाँ पे ही प्ले क्रिकेट की जगह क्या आना चाहिए था, ही प्लेज क्रिकेट, राइट। तो ही प्ले क्रिकेट को आप एग्जाम में गलत कराएंगे, ही प्लेज क्रिकेट को आप एग्जाम में सही करके आएंगे। सो ये हमारा बेसिकली दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज, राइट। वर्ब का और सब्जेक्ट नाउन का कनेक्शन या सब्जेक्ट का और वर्ब का कनेक्शन, जैसे ही वो कनेक्शन चेंज हुआ, मतलब सिंगुलर के साथ प्लूरल, प्लूरल के साथ सिंगुलर, तो हमारा क्वेश्चन गलत आ गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट वर्ब में अगर आपके पास दोनों के ऑप्शन हो, जैसे ही प्ले क्रिकेट मैंने बोला, अब अगर मैं ही की जगह दे लिख दूं तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा क्योंकि प्लूरल और प्लूरल हो जाता है। तो अगर आप पे ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा वर्ब को गलत करते हैं, नाउन को गलत नहीं करते। सब्जेक्ट इन आर एग्जाम्स एसएससी यूपीएससी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। सब्जेक्ट को हमेशा सही माना जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं लगता। तो मैं वर्ब को गलत मानूंगा, नाउन या प्रोनाउन को गलत नहीं मानूंगा। जो मेरा मेन सब्जेक्ट है दैट इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट, उसके हिसाब से आपकी बाकी चीजें सही या गलत होती हैं। तो दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज ऑल अबाउट। अगले आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगुलर प्लूरल की बातें करेंगे, तो एक बार उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलतियां किस तरीके से आती हैं। तो बेसिकली हमें नाउन और वर्ब का कनेक्शन देखना है। एक ही कनेक्शन है, सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल। सिंगुलर्स और अनकाउंटेबल वर्ब सेम होते हैं और प्लूरल वर्ब अलग होता है। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, आज वाले इस टॉपिक में, आज वाली क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे गलतियां किस तरीके से एग्जाम्स में आएंगी। बहुत कॉमन है, आज हम जो भी इस वीडियो में करेंगे आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में एक गलती दिखेगी। एक स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन आज की क्लास से ऑलमोस्ट हर पेपर में आएगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडी हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो। सो अब जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो आते हैं कि आपका स्टार्टिंग में दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन्स लिखे होते हैं एंड द पर्सन गेट्स कंफ्यूज्ड कि यार कौन से वाले नाउन की बात हो रही है एंड उसके हिसाब से मैं कौन सा वाला वर्ब लगाऊं। सो जब हम दो सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, दो नाउन्स एक साथ लिखते हैं, तो हम उसके बीच में लगाते हैं, टेक्निकली कंजंक्शन बोलूंगा मैं उनको, बट ऐसे वर्ड्स जो दो नाउन्स के बीच में आ सकते हैं। अगर मेरे को इंग्लिश पढ़ के समझ में आ रहा है कि पहले की बात हो रही है कि दूसरे की बात हो रही है, तो क्वेश्चन मेरे लिए हो जाता है आसान। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। सो आज हम कुछ ऐसे कंजंक्शंस और ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं एंड किस तरीके के उसमें क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज, हमारा पहला वर्ड है ऑफ। अगेन मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट एक में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो जब मैं ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता हूं तो हमारा फोकस हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल,
वन ऑफ द कार्स। अब जब मैं वन ऑफ द कार्स बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी, राइट। तो जब भी हम ऑफ बोलते हैं हमारा फोकस होता है फर्स्ट सब्जेक्ट पे, और इसके अकॉर्डिंगली मैं हेल्पिंग वर्ब लगाता हूं। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा, वन ऑफ द कार्स आर नॉट वर्किंग, राइट। अब एग्जामिनर ने बोल दिया वन ऑफ द कार्स आर नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपको दो सब्जेक्ट मिले आपको याद आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब का हो सकता है। जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब का हो सकता है अब आपने देखना है कि फोकस किस पे है, फोकस इस पे है। अब आपने वर्ब चेक किया, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है और हमारा जो फोकस है दिस इज सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब गलत हो जाता है, राइट गाइस। सो हमारी जो सबसे पहली गलती आएगी वो यही आएगी, वन ऑफ द कार्स आर, वन ऑफ द कार्स हैव, वन ऑफ द कार्स वर। इन सब की जगह सिंगुलर वर्ब आना चाहिए बिकॉज हमारा फोकस वन पे है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जब ऑफ के साथ दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे तो हमेशा फर्स्ट वाले के हिसाब से लगेगा। अगर ये प्लूरल होता, अगर यहाँ पे टू ऑफ द कार्स होता तो फिर आगे आर लगता। वन ऑफ द कार्स है इसलिए इज लगेगा, टू ऑफ द कार्स होता तो आगे आर लगता। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, राइट। अब इसमें दूसरी कौन सी गलती आ सकती है उस बारे में बात कर लेते हैं। वन ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग। अब मैंने देखा दो सब्जेक्ट्स हैं, वन ऑफ द कार, फोकस इस पे है, वर्ब पे आया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है, जब मैंने दो सब्जेक्ट्स लिखे तो एक गाड़ी में से एक गाड़ी, जब तक मैं यहाँ पे कार लिख रहा हूं जब तक इसको मैंने सिंगुलर बनाया हुआ है तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका क्या मतलब है, वन ऑफ द कार इज एक में से एक, तो यहाँ पे वन ऑफ द कार नहीं हो सकता, वन ऑफ द कार्स ही होगा हमेशा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में से एक, राइट। सो यहाँ पे आपको कार्स लिखना चाहिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो जब तक वन ऑफ द कार है वो गलत है, कार को आप गलत कराएंगे, सो आप इस पोर्शन को गलत करके आएंगे, एस लिखते ही ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट कंजंक्शन या फर्स्ट वर्ड ऑफ ये दो नाउन्स को जब कनेक्ट करेगा तो हमारे को इस तरीके की गलतियां आएंगी। नेक्स्ट वर्ड पे मूव ऑन करते हैं, बट, राइट। तो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है बट। जब ये दो लोगों को यूज करेगा, दो नाउन्स को यूज करेगा या दो सब्जेक्ट्स को यूज करेगा तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। नॉर्मली दिस अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, वाई मैं अभी बताता हूँ। एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, अब हमने लिखा नथिंग बट सम ट्रीज वर लेफ्ट, ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सेंटेंस है, आई थिंक एसएससी का क्वेश्चन है ये। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ ए बी और सी, राइट, सो नॉर्मली बच्चे कहते हैं ये तो ठीक है, नो एरर है। या अगर मैं यहाँ पे वॉज लिखता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि ट्रीज है, वॉज की जगह वर आएगा। अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि जब हमने बट यूज़ किया और हमने दो सब्जेक्ट्स को एक साथ यूज़ किया है तो एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस को चेंज कर दिया है जस्ट टू कंफ्यूज अस, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पेड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा, राइट। तो मैं किसके बचने की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं के बचने की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं बचा पेड़ों के सिवा, पेड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट भी करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर की जगह आना चाहिए वॉज। नथिंग वॉज लेफ्ट बट सम ट्रीज। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं इसकी जगह एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। किसी भी नॉर्मल सिनेरियो में कोई भी नॉर्मल आदमी इस सेंटेंस को इस तरह से बोलेगा, कुछ नहीं बचा था पेड़ों के सिवा, नथिंग वॉज लेफ्ट बट सम ट्रीज। लेकिन हुआ क्या, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस बट सम ट्रीज को उठा के उसने क्या किया, यहां पे प्लेस कर दिया, नथिंग बट सम ट्रीज। सो अब आपको आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बात क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं बचा पेड़ों के सिवा, तो नथिंग वॉज लेफ्ट बट सम ट्रीज, राइट। अब इस सेंटेंस को एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे देगा। अब मैं इसको याद करने के लिए रख सकता हूं कि बट हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आता है, राइट। 90% केसेस में बट का फोकस हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन एग्जामिनर इसको चेंज कर सकता है। अब जब मैं बट वाले वो कंजंक्शन की बात करता हूं तो बट इज कंसिडर्ड टू बी एन एडवर्स कंजंक्शन, एक हाँ और एक ना। मैं तो गया लेकिन वो मिला नहीं, मैं तो पढ़ा लेकिन फेल हो गया।
तो इसी तरह से जब बट दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है तो एक में कहीं ना कहीं नो जरूर होता है। जैसे अगर अभी वाला आप सेंटेंस की बात करोगे तो मैंने क्या लिखा था, नथिंग बट सम ट्रीज। इसी तरह से जहां पे एग्जामिनर ने नॉट लिखा है आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है। तो नॉर्मली बट के साथ हमारे क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, कहीं ना कहीं पे तो नॉट लिखा ही होगा। अब जब मैं नॉट की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या है, राहुल लेकिन उसके दोस्त नहीं। तो कौन पढ़ रहा था, राहुल तो पढ़ रहा था लेकिन उसके दोस्त नहीं पढ़ रहे थे। अगेन वही वाला कंफ्यूजन है जो पिछले सेंटेंस में था, राहुल was studying बट हिज फ्रेंड्स weren't, राइट। तो राहुल तो पढ़ रहा था लेकिन उसके फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे थे। तो राहुल पढ़ रहा है, राहुल सिंगुलर है, उसके फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, बिकॉज राहुल पढ़ रहा है। अब आप दूसरे सेंटेंस में पढ़े देखेंगे तो नॉट राहुल आ गया। नॉट राहुल आ गया, इसका मतलब राहुल तो पढ़ नहीं रहा, कौन पढ़ रहा होगा, उसके दोस्त पढ़ रहे होंगे। तो नॉट राहुल बट हिज फ्रेंड्स वर स्टडीइंग। तो इसमें कुछ रटना नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो सब्जेक्ट वर्ब रटा हुआ होता है, ये हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाता है, ये वर्ड हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ जाता है, बट इट्स इंग्लिश, इट्स नॉट मैथ्स, राइट। एग्जामिनर को केवल एक दिन लगेगा, 1 घंटा लगेगा, या उसे 10 मिनट के लिए ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा कि इसका एक्सेप्शन बता दो, राइट। तो हो सकता है बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी मिले कि बट हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाता है, बट एग्जामिनर उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट मैथ्स की 2+2 4 ही होगा। मैंने 2-4 वर्ड्स, एग्जामिनर जस्ट हैज टू प्ले विद वर्ड्स एंड आपका मीनिंग एकदम से सेंटेंस का चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ, आप अगर रट के गए हो, आप सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश नहीं समझ रहे हो, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग in papers. They are becoming more logical, they are moving towards more how you speak than how you understand. आपका spoken English with grammar वाला पेपर ज़्यादा आता है बजाय कि आप रट के कितना गए हो। आपका सारा पेपर लॉजिकल होता जा रहा है, इसीलिए आप देखेंगे वोकैब में फ्रेजल वर्ब की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ग्रामर में प्रेपोजिशंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन चीज़ों में ट्रांसलेट करते ही हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सेम अगर आप सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे तो रटे हुए क्वेश्चंस कम आते हैं। हाँ, 12th के बाद वाले पेपर्स में रटे हुए क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, बट एनडीए नहीं, उसमें से एनडीए में टफ आएंगे, XY में टफ आएंगे, राइट। बट उसके अलावा कोई भी पेपर है उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल तो होना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश को समझना तो पड़ेगा, राइट। सो ये 2 वर्ड्स थे, आई होप क्लियर हो गया होगा। And I would want you guys to comment and ask whatever doubts you have, because this is one of the most important या one of the most asked questions in spotting errors, right? Subject verb में ही आज हम केवल एक conjunction की बात करेंगे, because it can be used in a lot of ways. तो जैसे मैंने पहले ही बात करी थी कि सब्जेक्ट वर्ब के मेजर क्वेश्चंस हमें कैसे पता चलेंगे, जब 2 नाउन्स या 2 सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, 3 चीज़ें साथ में होंगी। तो हम बात कर रहे थे किन किन तरीके से हम 2 नाउन्स को जोड़ सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी ऑफ और बट की। आज हम बात करेंगे थर्ड कंजंक्शन हमारा, दैट इज एंड। बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारी तरीके से यूज हो सकता है। अब सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है, एंड इज द ओनली कंजंक्शन जब हम सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं जो 2 चीज़ों को जोड़ सकता है। एंड के अलावा अगर कोई भी कंजंक्शन है, जैसे हमने कल ऑफ की और बट की बात करी थी, या तो वो पहले वाले की बात करेगा या वो दूसरे वाले की बात करेगा, बट एंड अकेला ऐसा कंजंक्शन है जो दोनों को जोड़ सकता है, 1 + 1 2 बना सकता है। सो अब इसका पहला यूसेज क्या है, अगर मैंने लिखा राहुल एंड अंकित, तो एक राहुल और एक अंकित, अकेला कंजंक्शन है, इसकी जगह मैं कोई भी और कंजंक्शन लिखता, ऑफ, बट, एज वेल एज, नाइदर, नॉर, कुछ भी और लिखता, तो या तो इसकी बात होती या इसकी बात होती। लेकिन अगर मैंने एंड लिखा है तो इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। तो राहुल और अंकित 2 लोग हो गए, 2 लोग हो गए तो दिस बिकम्स प्लूरल, एंड प्लूरल हो गया तो इसके आगे क्या लगेगा, आर, वर, हैव, एटसेट्रा। सो दिस इज आवर पॉइंट 1। अगर हम 2 नाम जोड़ेंगे तो एंड के साथ, तो वो प्लूरल हो जाएगा। सेकेंड यूसेज इसका क्या होगा, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एंड द। सो अगर मैं 2 आर्टिकल्स यूज करता हूं तो मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूं, एक आर्टिकल यूज करता हूं तो मैं एक आदमी या एक चीज की बात कर रहा हूं, राइट।
सो अगर हम दो आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, और अगर हमने एक आर्टिकल यूज़ किया तो मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ऊपर वाले में लिखा अ टीचर एंड अ फ्रेंड, तो इसमें क्या हुआ, एक आपका टीचर और एक आपका दोस्त, दो अलग अलग लोग हैं। और इसमें मैंने लिखा अ टीचर एंड फ्रेंड, एक ही आदमी है जो आपका टीचर भी है और आपका दोस्त भी है। तो इसमें हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक टीचर और एक आपका दोस्त। इसमें हम एक ही जने की बात कर रहे हैं जो टीचर भी है और आपका दोस्त भी है। तो यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर। A teacher and a friend are and a teacher and a friend is। अब यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो, आपको सब्जेक्ट वर्ब का याद है, मैंने क्या कहा था कि नाउन के हिसाब से वर्ब गलत या सही होता है, वर्ब के हिसाब से नाउन गलत या सही नहीं होता। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए हमें क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल अ टीचर एंड अ फ्रेंड इज प्लेइंग। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे इसकी जगह आ रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर सर हम ये अ हटा दें तो भी तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल सही पूछते हैं वो बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो अब एग्जाम में मैं ऐसा, तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा नहीं जहाँ पे ए और बी दोनों गलत हो। तो यहाँ पे होता क्या है, हमें नाउन को तब तक सही मानना है जब तक एग्जामिनर ने उसको गलत नहीं, मतलब आपको हिंट नहीं दी हुई है कि नाउन ही गलत है। अगर इस सेंटेंस में ये भी गलत हो सकता है और ये भी गलत हो सकता है, तो मैं नाउन को सही मानूंगा, सब्जेक्ट को सही मानूंगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को गलत किया जाता है। राइट? तो जितने लोगों को भी ये लगता है कि ये वाला आ हटा के भी तो क्वेश्चन ठीक हो रहा है, आप लोगों को बिल्कुल सही लगता है। स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि आपको पता होगा एक आदमी है कि दो आदमी है, उसके हिसाब से आप बोलेंगे। लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम्स में आता हूँ, दे आर जस्ट चेकिंग यू, हाउ आर यू, मतलब आपको आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। सो आपको यहाँ पे नाउन को सही मानना है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बी। अगर एग्जामिनर नाउन को गलत कराना चाह रहा है तो वो स्पेसिफिकली आपको उस तरीके का क्वेश्चन देगा, उसको भी हम देख लेते हैं। अ टीचर एंड अ फ्रेंड ए इज डूइंग बी, देयर वर्क सी और नो एरर डी। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखा अ टीचर अ फ्रेंड दो लोग, कितने लोग हो गए ए में, दो लोग। इज डूइंग कितने लोग हो गए, एक आदमी। देयर वर्क कितने लोग हो गए, दो आदमी। तो कौन सा गलत हो गया, बी गलत हो गया। तो अगर एग्जामिनर नाउन को गलत कराना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो आपको दो जो सेम है वो दो सही है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ देयर की जगह लिख देगा हिज। तो अब ये एक आदमी, ये एक आदमी, अगर आप इसको सही मानते हो तो आपका बी और सी दोनों गलत होता है। यहाँ पे आपको आर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देयर लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे को एक ही सेंटेंस, एक ही पार्ट गलत हो सकता है। तो फिर हम क्या करके आएंगे, हम इसको गलत कराएंगे। राइट? तो अगर एग्जामिनर नाउन को गलत कराना चाहता है तो हमें क्लियर कट बताएगा कि भैया सब्जेक्ट गलत है। जब तक कि आपको वो क्लियर कट नहीं बता रहा है, हम सब्जेक्ट को हमेशा हमेशा सही कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से नाउन या वर्ब या आगे के पार्ट्स गलत होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट यूसेज हमारा एंड का क्या हो गया, दो लोगों को जोड़ेगा। सेकंड क्या हो गया, आर्टिकल्स। अगर एक बार अ लिखा है तो एक आदमी, दो बार अ लिखा है तो दो आदमी। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आई थिंक एसएससी में आया था, एक बार ध्यान रखना। अ बॉय एंड गर्ल। अब मैंने आपको क्या बताया कि नाउन हमेशा सही होता है, लेकिन यहाँ नाउन लॉजिकली गलत है। अब अ बॉय एंड अ गर्ल, एक आर्टिकल है तो एक आदमी होना चाहिए, एक चीज होनी चाहिए, तो आर गलत होना चाहिए। बट अ बॉय एंड गर्ल, एक ही चीज या एक ही आदमी, लड़का लड़की दोनों नहीं हो सकता। राइट? तो यहाँ पे मैं नाउन क्यों गलत करूंगा, क्योंकि नाउन गलत है। हमें पता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही आदमी लड़का भी हो और लड़की भी हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे अ लगना चाहिए था। राइट? तो ऐसी चीज़ों को अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ रटना नहीं है, समझना है। राइट? अगर नाउन और वर्ब में से कुछ भी गलत हो सकता है तो वर्ब गलत करेंगे, बट यहाँ पे नाउन साफ साफ गलत था तो हमने नाउन को गलत कर दिया। आगे मूव करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट होता है कॉम्बिनेशन नाउन्स। अब यहाँ पे यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं तो उनके साथ एक भी आर्टिकल नहीं आता। क्योंकि एक भी आर्टिकल नहीं आता तो मुझे यही नहीं पता चलता कि वो एक है कि दो है। तो अगर वो कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं तो मैं उनको एक मानूंगा, अगर वो कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होते तो मैं उनको दो मानूंगा। राइट? अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं वो आती हैं आपकी फूड आइटम्स, जैसे फिश एंड चिप्स एक बहुत कॉमन वर्ड है। राइट? ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि
आपको साथ में ही मिलता है, फिश के साथ चिप्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स बर्गर के साथ फ्राइज फ्री देता हो तो वो एक डिश बन जाती बर्गर एंड फ्राइज। तो आप उसके आगे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन हो गया, आप उसके आगे इज लगाते, राइट। सो कुछ इंग्लिश कॉम्बिनेशंस हमें याद रखने पड़ेंगे। फिश एंड चिप्स इज वन ऑफ देम, ये सबसे ज़्यादा आता है। अब अगर हिंदी के आए नहीं है, मैंने कभी देखे नहीं है, बट सेम चीज़ है। अब आप इसको अगर समझने के हिसाब से देखेंगे तो छोला भटूरा या राजमा चावल, राइट। तो जहाँ पे वो साथ में, या कढ़ी चावल, तो जब आप किसी आदमी को बोलेंगे आप ठेली पे मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जाता हूँ, से भैया कढ़ी चावल देना, सो ही विल गिव मी अ प्लेट ऑफ दैट, राइट। सो इट्स कॉम्बिनेशन। तो कढ़ी चावल इज गुड, ठीक है। कढ़ी एंड चावल आर गुड नहीं बोलूँगा, कढ़ी एंड चावल इज गुड बोलूँगा। हिंदी में हम उस जगह पे एंड नहीं लगाते। तो फ़र्क क्या है, हिंदी में कॉम्बिनेशन नाउन्स में एंड नहीं लगता, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन नाउन्स में एंड लगता है। तो हमारे को क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कि वो कॉम्बिनेशन में है या कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको अब हम बात करेंगे, शायद उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो गाइस हमने 3 बार एक ही वर्ड लिखा है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। तो इसको हमने 3 बार इसलिए लिखा है क्योंकि इसके 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। सबसे पहला जो ब्रेड एंड बटर का मीनिंग होता है, ये एक मुहावरा होता है, ईडियम बोल सकता हूँ मैं। ब्रेड एंड बटर होता है रोजी रोटी। तो जैसे ही मैं इसको रोजी रोटी की तरह यूज़ करता हूँ, ये कॉम्बिनेशन नाउन हो जाता है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन नाउन हो जाता है तो हम इसको कंबाइन करके सिंगुलर मानते हैं। तो अगर मैं रोजी रोटी की बात कर रहा हूँ तो आगे लगेगा इज। अब जैसे ही मैंने आगे लिखा इज डिफिकल्ट टू अर्न, आप लोगों को समझ में आ गया कि यार ये वो ब्रेड पर बंद मक्खन या ब्रेड मक्खन की बात नहीं कर रहा है, ये कुछ और चीज़ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो हमें बाजार में मिलती है, उस ब्रेड एंड बटर की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। अब बाकी दोनों में ये ब्रेड बटर है। अब समझना क्या है, अगर मक्खन जो है वो ब्रेड पे लगा हुआ है, इफ द ब्रेड बटर इज स्प्रेड ऑन द ब्रेड एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज अ ब्रेकफास्ट, मतलब अगर वो ब्रेकफास्ट का या खाने की कोई चीज़ की तरह से यूज़ हो रहा है, ब्रेड पे लगा हुआ मक्खन जो आप टोस्ट खाते हैं, तो हम उसको मानेंगे सिंगुलर। और अगर ब्रेड अलग है, मक्खन अलग है, दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो हम इसको मानेंगे प्लूरल। तो यहाँ पे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। तो ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है, जितने लोग मेरे से पढ़े हुए हैं उन्होंने इसको बहुत बार सुना होगा। ब्रेड एंड बटर इज एक्सपेंसिव इन दिस रेस्टोरेंट, ब्रेड एंड बटर इज एक्सपेंसिव इन दिस बेकरी। अब अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है तो उसने ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर बना दिया। तो दोनों सेंटेंसेस में केवल एक डिफरेंस है, रेस्टोरेंट और बेकरी का। तो अब मुझे देखना है, दिमाग लगाना है, रेस्टोरेंट में कैसा बंद मक्खन मिलता है। रेस्टोरेंट में आपको बंद मक्खन मिलेगा खाने वाला, राइट। सो ब्रेड एंड बटर इज एक्सपेंसिव इन दिस रेस्टोरेंट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्रेड पे मक्खन लगा हुआ है, गया नाश्ते की बात करोगे। फिर जब आप बेकरी में जाते हैं तो आप खरीदने जाएंगे, ब्रेड अलग मक्खन अलग। सो ब्रेड एंड बटर इज एक्सपेंसिव बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रेड और मक्खन को अलग अलग खरीद रहे हैं। तो इसकी जगह लगना चाहिए आर। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो गाइज द लास्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि अगर ईच या एवरी में से कोई भी एक वर्ड 2 बार इस्तेमाल हो या 1 बार इस्तेमाल हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज, ईच बॉय एंड गर्ल इज, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज, राइट गाइज। तो ये था हमारा थर्ड कंजंक्शन या थर्ड वर्ड जो 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम कुछ बहुत सारे वर्ड्स की बात करेंगे एंड वो वर्ड्स होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उनको कैसे याद रखना है, कैसे आसान बनाना है, हम उस बारे में बात करेंगे। बाकी इस वाले वीडियो में जो भी कंफ्यूजन हो, यू गाइस कैन simply comment, ask whatever doubts you have. We are available on Telegram as well, Instagram पे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। Wherever you want, we are ready to give you answers. चलिए guys, see you, thank you.